बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को मॉलिक्यूल्स के बारे में काफ़ी डिटेल से लेक्चर दिया जा चुका है। आज हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी। तो स्टूडेंट्स, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। तो इससे पहले भी ये चीज हम आपको करवा चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ये एटम्स या एलिमेंट्स इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी जब कोई केमिकल चेंज होती है तब एक मॉलिक्यूल बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी याद होगी कि एक मॉलिक्यूल जो है ये एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म की करैक्टरिस्टिक्स रखता है। तो मैं आपको वो वाली करैक्टरिस्टिक्स बताने लगा हूँ, वो वाली खूबियाँ बताने लगा हूँ जो आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं, लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली जो इसकी करैक्टरिस्टिक या खूबी है उसमें लिखा हुआ है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक सब्सटेंस एक खालिस चीज को कहते हैं जो बिल्कुल प्योर होती है। तो ये एक प्योर सब्सटेंस या खालिस चीज का एक सबसे छोटा यूनिट समझा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। आमतौर पर इसकी वजाहत इस तरह से होती है कि जब डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं और मिलकर वो या तो स्टेबल हो जाते हैं या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेते हैं, यानी वो बॉन्डिंग वगैरह कर लेते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारे लिए एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट्स वाटर है, जो कि एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। जाहिर है ये जिस सब्सटेंस के अंदर मौजूद है या जिस सब्सटेंस को शो कर रहा है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को ये डेफिनेटली वैसे ही प्योरली शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे चलकर फिर हम देखेंगे जब हम डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे कि ये इनकी प्रॉपर्टीज से क्या मुराद होती है। हम डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताते जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज का वैसे टॉपिक भी यही है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं हम अपनी आसानी के लिए, इन्हें समझने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इनकी डिफरेंट टाइप्स बना लेते हैं। तो इसी तरह हमने इनकी जो टाइप्स यहाँ पे मेंशन की हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इनकी क्लासिफिकेशन को नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है बाय नेचर, के नेचर के हिसाब से ये किस तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं बात बताता चलूँ कि नेचर के एतबार से मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, यानी ऐसे जिनके ऊपर चार्ज हो, ऐसे जिनके ऊपर चार्जेस ना हो। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और फिर ये अपनी कंपोजिशन के एतबार से भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इनकी जो नेचर है वो इनकी कंपोजिशन के साथ भी अटैच होती है। तो स्टूडेंट्स, फिर थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो जो इसमें एटम्स हिस्सा लेते हैं उनके साइज उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसका जब साइज हम देखेंगे तो बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं और बाज़ ऐसे हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, लो इन वेट एंड सिंपल। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है लार्ज इन साइज, हैवी इन वेट और कम्प्लेक्स। ये बातें कुछ पहले आप लोगों को बता दी गई थी, अब हमने इनको जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम आगे इनकी डिटेल की तरफ।
तो मैंने लिखा था कि जो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसके टाइप्स हैं वो हैं मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो स्टूडेंट्स ये आपको बातें याद करवाई जाएंगी। मोनो का मतलब होता है वन, हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और यहाँ जो वर्ड हमने लिखा है पोली, पोली का इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मैनी। वैसे तो हम इसकी मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, बाद लोग इसे यूं भी कह सकते हैं पोली मीन्स मोर देन टू, बाद ऐसे भी बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है कि मैनी, इसका मीनिंग जो है वो मैनी के अंदर भी आता है। यानी हो हम आपके सिलेबस के मुताबिक, जैसे बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, जैसे बोर्ड वाले आपका पेपर चेक करेंगे, हम उस हिसाब से इन डेफिनेशंस को लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स जब जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को डेफिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होती नज़र आएगी, आप अच्छी डेफिनेशंस जो हैं वो देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम जो आपको लेक्चर देते हैं उसके पीछे वजह कि हम आपको आपका लेक्चर आपकी बुक के मुताबिक देते हैं। रीज़न ये होती है स्टूडेंट्स कि जब आपका पेपर चेक होता है तो एग्जामिनर के सामने आपकी टेक्स्ट बुक होती है जिससे वो उसे देख के चेक करता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कोई एग्जामिनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उन बातों को समझता है, तो वो बुक से हट के अगर आपने कोई मटेरियल लिखा हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, लेकिन उसे हिदायत होती है कि उसने टेक्स्ट बुक के मुताबिक चेक करना है। ये बात थी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर सबसे पहले मैंने लिखा है मोनोएटॉमिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया मोनो मीन वन, तो हमने डेफिनेशन लिखी अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल है, ये जो मैंने लिखा है EG, एग्जाम्पल गिवन, तो इसमें हमने हीलियम का लिख दिया, नियॉन का लिख दिया और ऑर्गन का लिख दिया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्लास में हमने आपको बताया था कि इनकी कुछ सिंबल्स हैं। इससे पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 9 में इन बातों के बारे में, सिंबल्स के बारे में भी बताया था। हीलियम की सिंबल He है, ठीक है, और नियॉन की Ne और इसी तरह ऑर्गन की Ar। तो दोबारा से हीलियम की He, नियॉन की Ne और ऑर्गन की Ar। यस, अब हम देखते हैं डाई एटॉमिक। तो स्टूडेंट्स डाई का मतलब टू, तो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल H2 ये गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। O2 स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन है। Cl2 क्लोरीन ये भी गैस होती है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, दीज आर गैसेस। एंड नेक्स्ट वन इज HCl। तो स्टूडेंट्स ये वैसे तो टू फॉर्म्स में मिल सकता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वेपर्स की फॉर्म में भी ये मौजूद हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स NaCl, इससे कौन वाकिफ नहीं है, आप लोग इसे जानते हैं, ये कॉमन साल्ट है, इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। रोजाना हम घरों में खाने में इसे इस साल्ट को इस्तेमाल करते हैं ना। ये है स्टूडेंट्स NaCl। अगर आप देखें तो इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन शामिल है, तो इस तरह ये हो गया डाई एटॉमिक। तो देखें ये भी 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन के 2 डाई एटॉमिक, क्लोरीन के 2 डाई एटॉमिक, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जो बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये कितने हो गए 1 और 1, हाँ कितने हो गए 1 और 1 2, यस। अब उसके बाद है NaCl, 1 इज Na एंड 1 इज Cl, सो 1 और 1 कितने हो गए 2, यस। अब आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, वो है ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई का मतलब था 3,
यस, ट्राई का मतलब 3। यस, अब ट्राई एटॉमिक यानी मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे, जैसे कि H2O। तो देखें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर आप प्लस करें 2 और 1 कितने हो गए? 3। यस, 2 और 1 3। अब CO2 1 कार्बन, ऑक्सीजन कितने आपको नजर आ रहे हैं? 2 और कार्बन कितने? 1। यस, तो 2 और 1 3 हो गए। इसी तरह SiO2 स्टूडेंट्स ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसे हम सिलिका भी कहते हैं आम जुबान में स्टूडेंट्स, आप इसे रेत या सैंड भी कहते हैं। ये जो सैंड होती है रेत, जी वो वाली रेत। तो ये SiO2 यानी इसमें 1 सिलिकॉन का एटम और 2 ऑक्सीजन के। 2 और 1 कितने हो गए? 3। और इसी तरह O3 स्टूडेंट्स ये ओजोन है, ये असल में ऑक्सीजन की कजन है। कैसे? ऑक्सीजन की कौन सी वाली ऑक्सीजन? ये जो हमने पढ़ा था O2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी कजन है O3। और स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो ब्लू कलर की गैस मौजूद है जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है स्टूडेंट्स, तो वो ओजोन है। यस, ओजोन। ये ओजोन हमारे लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे भी कि ओजोन एक ऐसा कुदरती यानी नेचुरल फिल्टर है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, पॉली एटॉमिक, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 और मैनी एटम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको मुख्तलिफ बातें नजर आएंगी। अगर हम बुक्स में देखें बाज़ जगहों पर ऐसे भी लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, ठीक है। और बाज़ जगहों पे यूं भी लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2। जब मोर देन 2 हो जाएंगे ना फिर वो कहते हैं जी ये पोली हो गया। ठीक है, पोली का मीनिंग मैनी। यस, तो पोली एटॉमिक जिसमें बहुत से एटम्स हों, जैसे कि CH4। तो ये CH4 में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो गए? 1 और 4 5 हो गए। तो ये स्टूडेंट्स 2 से भी ज़्यादा हैं और मैनी भी हैं, तो इसलिए हम इसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा CH4 क्या होता है? ये है मीथेन। जी, वो मैंने आपको बताया था ना, ये नेचुरल गैस है, कुदरती गैस। ये वो हम घरों में हमारे किचन में चूल्हों में जो हम गैस जलाते हैं आम तौर पर, वो यही गैस होती है मीथेन। इसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं जो कि ज़मीन से निकलती है। और फिर 10th क्लास में जाके फिर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये ज़मीन से कैसे निकलती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स है H2SO4। तो स्टूडेंट्स ये एक एसिड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह ये 2 और 1 3 और 4 7। तो इस तरह ये 7 एटम बन जाते हैं, ये भी पॉली एटॉमिक। उसके बाद है स्टूडेंट्स C6H12O6। तो सारे बच्चे इससे पहले से भी वाकिफ हैं। ये स्टूडेंट्स ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है और इसके अंदर ये देखें, इसे हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला भी है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हैं, 12 क्या हैं? हाइड्रोजन, और 6 क्या हैं? ऑक्सीजन। तो इस तरह स्टूडेंट्स टोटल जो हैं 24 एटम्स इसके अंदर हैं। कितने हैं? 24। ठीक है, देखें 6 + 12 18, और 18 में आप 6 और प्लस कर ले तो कितने हो गए? यस, 24 हो गए। तो इस तरह ये हो गया पॉली एटॉमिक। और अब स्टूडेंट्स यहाँ तक वैसे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने बाई नेचर के हिसाब से भी देखा, ये 2 पॉइंट्स भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे हटके भी आपको बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होमो एटॉमिक। तो आप लोगों को मैंने ये वर्ड पहले से याद करवाया हुआ है। होमो जो वर्ड है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है सेम, एक ही जैसा। तो होमो एटॉमिक यानी सेम एटम्स वाला। कौन सा वाला? सेम एटम वाला।
तो सेम एटम से मुराद क्या होगा, ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि H2 यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है एक जैसे, O2 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, और स्टूडेंट ये है O3। तो ये जो O3 है ओजोन, वही जो हमने पहले बात आपको बताई थी, ओजोन ये होमोएटॉमिक है। इसी तरह Cl2, S8 सल्फरेट और फास्फोरस P4। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होमोएटॉमिक हैं, यानी इनमें एक ही जैसे एटम मौजूद हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट वन इज हेट्रोएटॉमिक। तो स्टूडेंट्स हेट्रो का मतलब आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंट, ठीक है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हिस्सा लेने वाले एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम्स के आपस में मिलने से बनते हैं। यानी चूंकि इनमें एक जैसे एटम्स शामिल नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं ये डिफरेंट एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। तो जो डिफरेंट एटम्स वाला मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहेंगे हेट्रो, यानी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से हेट करेंगे, एक दूसरे से करेंगे हेट करेंगे। हेट समझते ना आप, नफरत करना। तो ये एक जैसे नहीं होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो उसी तरह हमने डिफरेंट इसे याद कर लिया ना, आपकी आसानी के लिए हमने इसे हेट के वर्ड से कह दिया। तो चलें आपको याद रहे हेट्रोएटॉमिक डिफरेंट एटम्स वाला। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले है CO2। तो अब इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। आपको पता है ना, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट हैं। तो ये बन गया हेट्रोएटॉमिक। इसी तरह स्टूडेंट्स H2O, तो H2O में भी हाइड्रोजन एक और एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में 2 डिफरेंट एटम्स के मिलने से बना। उसके बाद है स्टूडेंट्स HCl और NH3 यानी कि NH3 अमोनिया। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी बातें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को बार बार देखें, इसे रिपीट करें, ताकि आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ जाएं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हैप्पी।